यूपीएससी 2026 की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी आपके पास कितना है, अभी आपके पास तकरीबन 1 साल है। तो देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो हम एकदम बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक से। और जो आपकी क्लासेज होंगी ना वो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट होंगी और काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाए जाएंगे। देखो जो यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ना, आप हमेशा याद रखना पैटर्न क्या रहता है, जो भी आपकी नॉलेज है ना उसको करंट में लिंक करके पूछती हैं। यूपीएससी में ना कभी आप सिलेबस को एनालाइज करके देखना या जो आपके सीनियर है ना उनसे बात करके देखना, करंट करंट से लिंक करके पूछा जाता है। तो जो आपकी क्लासेज होंगी एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। तो हम बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस के, सबसे पहले ABCD से शुरू करते हैं। जब यूपीएससी का सिलेबस होता है तो इसको ना हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो रहता है आपका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, ये रहेगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा। दूसरी होती है आपकी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तीसरी होगी आपकी साक्षात्कार, साक्षात्कार। ये 3 स्टेज होती हैं। और जो ये रहता है ना प्रारंभिक परीक्षा, इसमें ना 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका जीएस का पेपर जिसको कि बोला जाता है सामान्य अध्ययन, अध्ययन। जो दूसरा पेपर होगा ये होगा आपका सी सेट का। याद रखिए पहले सी सेट नहीं होता था, ये बाद में शामिल किया गया है सी सेट का। इसमें क्या करते हैं, इसका नाम होता है फुल फॉर्म सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब होता है कि लोक सेवा अभियोग्यता परीक्षा। अब ये अभियोग्यता परीक्षा क्या चीज़ आ गई, सी सेट क्या आ गया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बेसिक मैथ, रीजनिंग इस तरह के और कंप्रीहेंशन, यानी कि जो आपने बचपन में पढ़े हैं ना कि पैराग्राफ और उसका आपको लिखना होता है, अवबोधन क्षमता जिसको बोलते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। और इनका क्या रहेगा, इनको जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। इसके नंबर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। आप साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको डिटेल में पता रहे। इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये आपकी बेसिक क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो यहाँ पर रहेगा जीएस और सी सेट। जीएस के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर बेसिक मैथ होता है, इसके लिए सर हैं, सर आपको अलग अलग एरिया कवर करवाएंगे। जब हम बात करते हैं आगे आपके मेंस में क्या रहेगा, मेंस में आपके रहते हैं यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं। एक रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पेपर 1। दूसरा होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पेपर 2। तीसरा रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पेपर 3। फिर इसके बाद एक और पेपर होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ये रहेगा आपका पेपर 4। ये आपके 4 पेपर होते हैं, यानी कि जीएस का सिलेबस में ये आते हैं सामान्य अध्ययन। इसके अलावा कुछ पेपर और होते हैं, जैसे कि आपका एक निबंध का पेपर होता है यूपीएससी में। इसके अलावा एक पेपर होता है आपका हिंदी और एक होता है आपका अंग्रेजी का पेपर। इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। ये सिर्फ और सिर्फ पास करने होते हैं। देखो इसको पास करने के, सिर्फ पास करने क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपकी ड्यूटी, ये हो सकता है कि यूपीएससी नहीं लगाए, कोई जरूरी नहीं था कि लगाना, पर ये इसलिए लगाए गए क्योंकि आप इंडिया में सर्विस करोगे। याद रखना, आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, यूपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि आप एक ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग की। और इसमें क्या रहता है ना, आपकी पोस्टिंग हो सकता है कि दिल्ली में हो सकता है आपकी पोस्टिंग यूपी में हो जाए, हो सकता है बिहार में हो, नॉर्थ इंडिया के किसी भी राज्य में हो, तो वहाँ क्या बोली जाएगी, ज़्यादातर लोग बोलते हैं हिंदी। इसके अलावा हो सकता है इंडियन फॉरेन सर्विस मिल जाए आपको, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज, हो सकता है साउथ में केरल में हो जाए, हो सकता है आपकी नागालैंड में, जो कहीं भी हो सकती है पूरे भारत में। तो वहाँ पर नॉर्मली क्या रहता है, या तो लोग लोकल लैंग्वेज जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी से ज़्यादा। और इसके अलावा इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज भी है, अंतर्राष्ट्रीय संचार की एक भाषा है, इसलिए
बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि हिंदी अंग्रेजी में आपको पीएचडी करना है। सिंपल हिंदी और अंग्रेजी का नॉलेज चाहिए जो कि आपने 10वीं क्लासेस तक पढ़ी है, सिर्फ उतनी हिंदी अंग्रेजी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी इसके नंबर इसलिए आयोग ने क्या किया भाई, इतनी जानकारी होनी चाहिए और इतनी जानकारी हो यानी कि उसका पेपर लगा है, उस पेपर में पास हो, सिर्फ ये है। इसके अलावा एक पेपर और होता है, इसको बोलते हैं वैकल्पिक विषय। ये यूपीएससी ने ना अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जो कि मेरा भी एक अच्छा प्रिय विषय है। मैं खुद ही बच्चों को पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, जिसको कि हिंदी में नॉर्मली बोलचाल में PSIR बोलते हैं। इसके अलावा पब्लिक एड, लोक प्रशासन ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट हैं जो ले सकते हैं। संस्थान में जो आपको पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी, यहाँ पर आपकी पढ़ाई होगी, यहाँ पर जो टॉपिक है फिलहाल यहाँ पर आप ले सकते हैं। आपका रहेगा इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, इनके यहाँ पर प्राध्यापक हैं, आपको मिल जाएंगे। भूगोल, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, जिसको नरजातीय विज्ञान बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ और जो इंजीनियरिंग वाले जैसे कि मैथ वगैरह। यहाँ पर अगर ऐसे लिखने लगेंगे तो वहाँ बोर्ड से बाहर चला जाएगा, इसलिए ETC लिख देते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इत्यादि। यानी इस तरह इत्यादि जो वैकल्पिक विषय है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस होता है। और जो नंबर जुड़ेंगे सामान्य अध्ययन, इसके रहेंगे 2, 3, 4 निबंध और वैकल्पिक विषय के, इनके नंबर जुड़ते हैं। और इनके जो नंबर नहीं जुड़ेंगे वो नंबर नहीं जुड़ेंगे प्रीलिम्स के लेवल पर। जब आप प्रारंभिक परीक्षा लिखेंगे इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे और इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पास करने होते हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न होता है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए ये आपके 250 नंबर के होंगे ये पेपर, इसको डिटेल में हम आगे बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पेपर में आता क्या है। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, यानी कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, सबसे पहले स्टेज से बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, ये रहेगी आपका जो पेपर होता है। इसके 2 पेपर जैसे कि हमने बताया, एक तो होता है आपका सामान्य अध्ययन, एक होता है आपका CSET का पेपर, CSET। इसमें क्या रहेगा ना, सामान्य अध्ययन और जो CSET का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन के पेपर में रहेगा आपका, इसमें रहेगा आपका सिंपल सब्जेक्ट रहते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं रहेगा, जैसे कि इतिहास, कला संस्कृति इसमें इंक्लूड कर लेना। इतिहास अगर आप बात करें तो कला संस्कृति भी इसी में होगी, कला संस्कृति। आप संस्थान में आएंगे तो संस्थान में डिटेल सिलेबस है, आपको दे दिया जाएगा, उसमें 1 बाय 1 सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यूपीएससी उससे बाहर नहीं पूछता है, अभी तक यूपीएससी उसी में से पूछता रहा है, और उसको ना इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का बनाया गया है कि यूपीएससी आने वाले समय में जैसे पूछ सकता है, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस एरिया में पूछा जा सकता है, उसको हर बार अपग्रेड किया जाता रहता है। ये रहेगा आपका इतिहास हो गया। इसके अलावा जैसे कि आपका भूगोल हो गया, इसके अलावा राज्य व्यवस्था होता है, याद रखना राज्य व्यवस्था होता है, यानी कि राजनीति शास्त्र नहीं होता है। याद रखिए यहाँ पर कौन सा एरिया होगा, राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके रहेंगे, इसके अलावा विज्ञान के रहेंगे। यहाँ पर रहता है सामान्य, दिया तो आयोग ने सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, पर यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था से। याद रखना अर्थशास्त्र नहीं है अर्थव्यवस्था, GDP GNP ये आपको इकोनॉमी वाले सर पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था वाले सर पढ़ाएंगे कि कैसे रहेंगे क्वेश्चन और क्या आते हैं, ये रहता है।
यानी कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, यानी कि इस तरह के जो टॉपिक होंगे वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे प्लानिंग होगा, इसके अलावा जैसे करंट अफेयर के समसामयिक के भी क्वेश्चन आते हैं। समसामयिक, सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सारी आपसे पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें भूगोल की, भूगोल में ही अगर हम बात करें पर्यावरण है, पर्यावरण है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन ये आपके इस वाले एरिया में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, यानी ये जो मेजर सब्जेक्ट है ये है, डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं किस एरिया से आते हैं। जो ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्या रहता है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का होता है, याद रखना 2 घंटे का होता है। और कितने नंबर का होता है, 100 प्रश्न आएंगे इसमें, 100 प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये कैसे क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। यानी ये कैसे होंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, याद रखिए एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि जैसे आपने लगाते हैं ना क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ऑप्शन टिक लगाना होगा, ABCD वाले में भरना होगा। यहाँ पर आपको खूब सारे टेस्ट लगवाए जाते हैं, तो वहाँ आपको पता लग जाता है कैसे। और जब आगे आने वाली क्लासेज होंगी ना, जो आपकी इसके बाद पहली दूसरी क्लास होगी, तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये रहेगा आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं। 1/3 यहाँ पर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर हम बात करें तो कितने नंबर वाले बच्चे का UPSC क्वालिफाई हो जाता, प्रीलिम्स पास कर जाता। देखिए कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं, याद रखिए, पर कितने नंबर का, ऑन एन एवरेज, कभी कम कभी ज़्यादा, हम ये मान के चलते हैं आपका टारगेट 50+ होना चाहिए। यानी 50+ क्या है, इतने क्वेश्चन 100 में से आपके ठीक होने चाहिए, ताकि आपका UPSC आराम से पास हो जाए। और उसके बाद आपको टेंशन न लेनी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आराम से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दे। ये रहेगा आपका प्रीलिम्स का। इसके अलावा इसमें CSET में जैसे कि आपको यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर गणित होगा, गणित, ये कब तक का रहेगा, ये 10वीं क्लास तक के। इसके अलावा तार्किक अभिक्षमता होगा, तार्किक अभिक्षमता, या भी योग्यता भी रहेगा, योग्यता अभिक्षमता। इसके अलावा अवबोधन क्षमता होगा, अवबोधन क्षमता, बोधन क्षमता। लगेगा पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, कंप्रीहेंशन है, सिंपल बोला जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा जो आप देखते हैं, जैसे संप्रेषण के हो गए, संप्रेषण। अब वैसे UPSC ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, जिससे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इससे UPSC ने कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, नए के बराबर पूछे हैं। इसके अलावा निर्णय क्षमता होता है, निर्णय क्षमता, यानी कि जैसे कि ये शुरुआत में पूछे गए थे, नए नए थे, उसके बाद नहीं पूछे हैं। इस तरह के यहाँ पर टॉपिक आते हैं। आप इसको डिटेल में आपको आगे जब CSET करवाएंगे ना, वहाँ डिटेल में आपको 1 बाय 1 अलग अलग सर आपको अलग अलग एरिया पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको डिटेल में करवा दिया जाएगा। सेम यहाँ पर ये रहेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। तो ये क्या रहेगा, इसमें आपको 33% नंबर आपको लाने होते हैं, इसके पास हो जाते हैं, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। ये इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। फिर आगे जब आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, यानी आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन ठीक करने का, और CSET में फेल ना हो, बस यही टारगेट, इतना ही नफा, इससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि जब अगली स्टेज होगी मुख्य परीक्षा, इसमें क्या रहेगा, मुख्य परीक्षा में इसमें जैसे कि आपका पहला जो टॉपिक है, जैसे कि आपका पेपर है ना, पेपर रहेगा यहाँ पर इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी सामान्य अध्ययन, वहाँ डिटेल में लिखा था, यहाँ पर उसी का संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, संक्षिप्त रूप, सामान्य अध्ययन पेपर 1। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा, यहाँ पर रहेगा आपका इतिहास, इतिहास में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इसके अलावा और
क्या आएगा, इसके अलावा और आएगा यहाँ पर कला एवं संस्कृति के अलावा रहेगा ये प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, बस इतना ही लिख देते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास ये पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व इतिहास और डाल दिया गया है, विश्व इतिहास ये आएगा आपके पेपर में। यानी कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन 3 एरिया से मिक्स करके बनेंगे। और देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास है ना, इसके साथ साथ क्या डाल रखा है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं डाला, 1965 के लमसम तक का यहाँ पर आता है। 1965 यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लगभग तब तक का पूछा जाता है। यहाँ पर फिर कुछ जैसे समाजवाद, जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इस तरह की कुछ विचारधारा दी गई, वो आपको जब पॉलिटी वाला एरिया पढ़ाते हैं तो आपको डिटेल में बताते हैं, वो वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। मेनली देखा जाए ये 3 ही एरिया पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है इसमें पूछा जाता है आपका इतिहास के अलावा होगा समाज, सोसाइटी। इसमें क्या रहेगा, जाति, धर्म, राजनीति, संप्रदायवाद, ये इस तरह के टॉपिक, गरीबी, ये ऐसे टॉपिक यहाँ पर डाले जाते हैं, ये रहेगा। इसके अलावा जो अगला एरिया होता है इसमें होगा आपका भूगोल। इसमें होगा आपका भारत और विश्व का भूगोल, ये वाला आपका एरिया यहाँ पर आपका आता है मेंस वाले में, ठीक है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपका दूसरे वाले एरिया से ओवरलैप न हो, आप इसको आराम से लिख लेना, ठीक है। यहाँ से इसको भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इतिहास आधुनिक भारत, बस इसको इतना रख देते हैं। इस इतिहास से आप समझ जाना कि आधुनिक भारत, ये तीनों पूछे गए हैं। फिर ये हो गया पेपर 1 का। जब पेपर 2 का होता है उसमें क्या रहता है, सामान्य अध्ययन। पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 में देखिए इसमें जो आपका आएगा एरिया, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका एरिया होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2 में राज व्यवस्था रहेगा। यानी कि आपका पॉलिटी आएगा, इसमें राज व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे। उसको डिटेल में हम पॉलिटी में ही पढ़ाता हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग एरिया आपको कवर करवाएंगे। मैं आपको PSIR, अगर जो बच्चों का वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, यानी कि राजनीति विज्ञान वाला है, तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। इसके अलावा ये वाला एरिया मेरा रहता है पॉलिटी, इसके साथ साथ रहेगा आपका गवर्नेंस, जिसको कि शासन बोला जाता है, शासन। और इसी के बाद यहाँ पर एक अलग से लिखा हुआ है, यहाँ पर है सामाजिक न्याय। पर मेरा एरिया इसमें क्या रहेगा, मेरा एरिया यहाँ पर रहेगा, ये दोनों के साथ मेरा एरिया तीसरा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये वाला मेरा एरिया रहेगा। यानी ये 3 एरिया मैं आपको करवाऊंगा। यानी कि सेकंड पेपर का सिंपल बोला जाए, इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको बोलते हैं PSIR, राजनीति विज्ञान में ये टॉपिक आते हैं। इसलिए मैं आपको सेकंड पेपर का ये वाला एरिया करवाऊंगा। और जब मैं करवाऊंगा तो आपको ये रहेगा कि कैसे देश चलता है, कैसे सरकारें काम करती है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं, एकदम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाई देगा कि सरकार कैसे चल रही है, काम कैसे हो रही है, उनका एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच करना है। यानी कि आप अपनी किताबों से ज्ञान को बाहर निकाल कर पढ़ेंगे। UPSC में क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बने रहे, वो चाहते हैं कि जो आपका ज्ञान है उसको आप व्यवहारिक धरातल पर अप्लाई करें, ताकि आप अगर जब देश चलाएंगे तो आपको पता रहे जो आपने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं, वो एरिया मेरा रहेगा, वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। इतिहास के अलग सर होंगे, सोसाइटी वाले सर होंगे जो और मैडम होंगे, वो आपको समाज और सामाजिक न्याय करवाएंगे। भूगोल वाले सर अलग होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका अगले वाला एरिया है, पेपर नंबर हम पूछते हैं 3 में। पेपर नंबर 3 रहेगा आपका यहाँ पर। देखिए हाँ ठीक है, पहले एक बार डिटेल में बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे कौन कौन सर क्या क्या करवाएंगे। फिर रहेगा जैसे सामान्य अध्ययन, इसको साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको
डिटेल में पता लगता रहे। सामान्य अध्ययन पेपर 3 है, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका, इसमें अर्थव्यवस्था रहेगा, अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अलावा आपका रहेगा, इसी में एक रहता है आपका अर्थव्यवस्था के मतलब आगे पीछे रहेगा, मैं एक लमसम आपको बताता हूँ। इसमें रहेगा, इसके अलावा रहेगा आपका पर्यावरण, पर्यावरण एवं परिस्थिति की। देखिए यहाँ पर तीसरे वाले पेपर में डाल रखा है, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये दोनों साथ में किए जाए, भूगोल और ये, तो वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच होता है, वो आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के अलावा रहेगा आपका, आपदा प्रबंधन के अलावा रहेगा आपका, यहाँ पर होगा अगला एरिया बनता है आपका, यहाँ पर ये रहेगा आपका ये विज्ञान एवं तकनीक, जैसे कि नैनो तकनीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नैनो तकनीक, रोबोटिक्स क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, अभी सम्मेलन हुआ ना फ्रांस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपका रहेगा यहाँ पर सुरक्षा वाला भी रहेगा। सुरक्षा में जैसे साइबर सिक्योरिटी के पहलू आएंगे, सरकार काफ़ी ज़्यादा साइबर सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं ना, तो इस तरह के इसमें डायमेंशन आएंगे। साइबर सुरक्षा के अलावा अभी क्योंकि खूब सारे क्राइम हो रहे हैं ना, डिजी लॉकर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। पुराना है डिजी लॉकर, तो पर मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन सुरक्षा वाले में भी आ सकते हैं, आपके साइंस वाले में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर सुरक्षा वाले में देखा जाए तो हम ये भी इसमें ये एरिया भी आ जाते हैं, जैसे बॉर्डर वाले आता है, बॉर्डर की फेंसिंग, बॉर्डर के जो बाढ़ें लगाई जा रही है ना, वो वाले एरिया आ जाएंगे। फिर इसके अलावा जैसे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, इस तरह के इसमें जो एरिया होते हैं ना, वो आते हैं। इसके अलावा आतंकवाद में अगर आप देखेंगे ना, तो वो वाले एरिया आ जाएंगे कि इंडिया में कैसे फैल रहा है, जम्मू कश्मीर में किस तरह के इशू हैं, उग्रवाद के इशू हैं, अलगाववाद की जो विचारधारा है वो कैसे है, ये सारे पहलू हम सुरक्षा वाले में पढ़ते हैं। तो ये वाला रहेगा। इसके बाद जो आपका अगला रहेगा एरिया, उसमें आपका आता है पेपर 4। पेपर 4 है, यहाँ लिख देते हैं सामान्य अध्ययन, पेपर 4 ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन पेपर 4 में रहेगा, इसमें आएगा नीति शास्त्र यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र। और इसके अलावा नीति शास्त्र इसी को बोला जाता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, यानी कि नीति शास्त्र। और इसमें आपके रहेंगे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता वाले ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसको सिंपल एक ही लाइन में लिख दे, एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। इसके अलावा इसको सामान्य अच्छा रहेगा, नीति शास्त्र से ज़्यादा अच्छा लिखना रहेगा, यहाँ पर नैतिकता ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, नैतिकता ज़्यादा सटीक शब्द है, नैतिकता नीति शास्त्र के बजाय नैतिकता, क्योंकि नीति शास्त्र काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड जैसे कि इसमें अलग अलग पहलू आएंगे, जैसे इसमें आपसे पूछा जाएगा ईमानदारी क्या है, किसी व्यक्ति का सिविल सेवा के प्रति किस तरह का झुकाव है, ऐसे। तो इसके अलावा शासन क्या है, सुशासन क्या है, इसके अलावा ये आएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अलग अलग थिंकर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग थिंकर पढ़े जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे यहाँ पर न्याय का सिद्धांत है, उसके जब न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके अलावा आप अरस्तु पढ़ेंगे, इस तरह के कौटिल्य पढ़ेंगे, यानी अलग अलग उनके ईमानदारी से रिलेटेड कैसे विचार है। गांधी जी का है, गांधी जी क्या बोलते हैं, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, धैर्य क्या है, क्रोध क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको जो पढ़ने को मिलेंगी वो आपको इस वाले एरिया में। और उन चीज़ों को व्यवहार में अप्लाई कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं केस स्टडी, यानी कि मामला अध्ययन, ये वाले आपके क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के, यानी कि इससे रिलेटेड केस स्टडी वाले क्वेश्चन केस स्टडी में डाल देंगे कि आप एक अधिकारी हैं और वहाँ पर करप्शन हो रहा है, आप उससे कैसे टैकल करेंगे, ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शन देंगे। तो वहाँ पर आपको सोचकर केस स्टडी में आपको लिखना होता है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें 1 2 3 4 वाले पार्ट में। फिर इसके बाद जो आपका आगे रहेगा, ये तो आपका हो गया जीएस का।
हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा ना, जो आपका पेपर होता है ना, पेपर जो जीएस का रहेगा, ये आपका कितने नंबर का होगा, याद रखना। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, हर एक पेपर आपका 250 अंक का होता है, 250 मार्क्स का होता है, 250 अंक का रहेगा। और कितनी देर का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक उसमें क्वेश्चन पेपर में, इसमें रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले होते हैं, ऐसे रहेंगे। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय रहेंगे, लघु उत्तरीय उत्तरीय, और 10 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लघु और दीर्घ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर और दीर्घ आंसर वाले, दीर्घ उत्तरीय शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय, और 10 क्वेश्चन दीर्घ आंसर, यानी कि आपके लॉन्ग आंसर वाले दीर्घ उत्तरीय ये रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आगे डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे ही आप क्लास शुरुआत होंगी आपकी क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की, तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अपने एरिया में बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी ने उस टॉपिक पर, और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, वो अलग अलग सर आपसे बात करेंगे। ये रहेंगे आपके चारों पेपर के। इसके अलावा आपका जो निबंध का पेपर होता है, यानी कि जो निबंध का पेपर होगा, निबंध का पेपर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं निबंध का पेपर, निबंध का पेपर यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको डिटेल में पता रहे। निबंध का पेपर ये रहेगा आपका, जो होगा आपका निबंध। इसमें क्या रहता है ना, इसमें नॉर्मली ज़्यादातर यूपीएससी में दार्शनिक टाइप के निबंध पूछे जाते हैं, दार्शनिक टाइप के निबंध पूछे जाते हैं। ये 275 अंक का होता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। याद रखिए 3 घंटे का पेपर होगा और 275 अंक का होगा। और इसमें क्या रहते हैं ना, इसमें ये रहते हैं आपके, इसमें रहेंगे ना, इसमें आपको अलग अलग 2 सेक्शन दिए जाते हैं। एक सेक्शन 1 होगा, एक सेक्शन होगा 2। इसमें आपके निबंध हो गए, फिर सेक्शन 2 में आपके निबंध हो गए, ऐसे। तो दोनों सेक्शन में से एक एक निबंध लिखना होता। पुराने ज़माने में यूपीएससी में सिर्फ एक निबंध पूछा जाता था, अभी 2 निबंध पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये वाले पूछे जाते हैं, पर उनका सबका एंगल, सबका जो आयाम होगा वो दार्शनिक आयाम डाला जाता है। ये आपके रहेंगे, ये आपकी तैयारी अलग से करवाई जाती है, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। फिर इसके बाद जो आपका रहेगा, इसके अलावा आपका जो रहेगा ना हिंदी और जो अंग्रेजी होता है, इसकी भी आपकी अलग से क्लास रहती है। ये आपका 10वीं लेवल का रहता है, तो ज़्यादा आपको इसका हैक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप करके आते हैं तब भी पास हो जाते हैं। नॉर्मली बच्चे इसमें फेल नहीं होते, अगर आप हल्का सा भी देख लेंगे। और बाकी जो टीचर हैं वो काफ़ी सक्षम है, वो आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपका आराम से पेपर ये पास हो जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, पता लगा वो हिंदी में फेल हो गए या अंग्रेजी में फेल हो गए, ऐसे भी आपको बच्चे मिलेंगे, पर आप में से कोई फेल नहीं होने वाला है, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो वैकल्पिक विषय है, यानी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, ये 2 भागों में पूछा जाता है, भाग 1 और भाग 2, ऐसे करके 2 भाग होते हैं। यानी वैकल्पिक विषय, इसको भाग 1 की बजाय ना हम इसको ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ना हर एक सब्जेक्ट 2 पेपर में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 ऐसे रहते हैं। आपके बारे में आपके जो सर होंगे, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसके बारे में डिटेल में बताएगा। जैसे अगर सामान्य रूप से मैं आपसे बात करूं, सामान्य रूप से जैसे कि राजनीति विज्ञान को एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो पहले भाग में क्या रहता है, सामान्य रूप से सिद्धांत आते हैं। सिद्धांत यानी उसमें अलग अलग विचारक हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में रहता है। अगर जो दूसरे में देखा जाए तो दूसरे में उसको व्यवहार में अप्लाई करने वाला रहता है। पॉलिटिकल साइंस में देखें तो वहाँ पर उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे इसमें तुलनात्मक राजनीति पूछा जाता है, इसमें नॉर्मल राजनीति के बारे में सिद्धांत पूछे जाते हैं। सेकंड वाले में जैसे उसमें आईआर रहता है, इसमें रहेगा भारत का बारे में रहता है। तो वो हम आगे वो सब्जेक्ट आपका अलग अलग होगा, पर इसमें इतना ही जानने का जरूरत है। पहला सिद्धांत वाला होगा, दूसरे वाला व्यवहार का पार्ट होगा, इतना ही काफ़ी है। ये कितने का रहेगा, ये रहेगा आपका 500 नंबर का। अच्छा खासा वेटेज है, याद रखिए
और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। जैसे अगर इसमें एक बच्चे, कई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनमें आपके नंबर 200 आएंगे, 200 टोटल मिलाकर, और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपके नंबर 300 से भी क्रॉस कर जाते हैं। जहाँ एक एक नंबर की फाइट होती है, वहाँ पर जो सब्जेक्ट जिनमें अच्छे नंबर आते हैं, वहाँ पर 100 नंबर का मतलब है कि आप रैंक से बाहर हो तो रैंक के अंदर, और रैंक के अंदर है तो आप ऊपर वाले रैंक में। इतना फ़र्क हो जाता है, याद रखना। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये होगा। इसके बाद जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो नॉर्मली कितना, अब बात आती है कितने परसेंट नंबर आने चाहिए। लगभग आपके 50 से 52% अगर आपके नंबर आ जाते हैं टोटल, तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। बस ये है, इंटर कॉल आ ही जाएगी, लगभग ये मान के चलना, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होता है। इसके बाद क्या रहेगा, आपका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी जब आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तब साक्षात्कार आएगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद तीसरी स्टेज। साक्षात्कार के पीछे रीजन ये रखा गया है क्योंकि देखिए क्या होता है, आपने प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, अब इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि वो बीच में छोड़ देगा जॉब। अगर ऑन द स्पॉट अगर वो जॉब कहीं कभी बीच में छोड़ देगा तो सरकार एकदम ने व्यक्ति को कहाँ से लेकर आएगी। तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं ये नौकरी कर लेगा, बस यही होता है कि आराम से नौकरी कर ले। और देखो 3 स्टेज के पीछे ना रीजन भी यही लगाया गया है कि पहला जो स्टेज होती है ना, जैसे काफ़ी कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं। अब ये संभव ही नहीं है कि इतने ज़्यादा बच्चों की कॉपियाँ एक साथ चेक की जाए। जो आपकी पहली स्टेज है ना, उसमें संभव ही नहीं होता कि सब बच्चों की कॉपी चेक हो जाए या सब बच्चों को आमने सामने करके उनसे बातें की जा सके। तो यहाँ पर स्टेज ये रखने का प्रारंभिक परीक्षा, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी, यानी कि इसको बोलते हैं छटनी। छटनी यानी जैसे आप छांट देते हैं ना, जैसे कि आप गेहूं, जैसे औरतें होती है गेहूं को ऐसे वो करते हैं तो गेहूं से उसमें से घुन निकाल देते हैं। तो सेम ही रहता है यहाँ पर। छटनी का मतलब होता है कि जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है गहन चीज़ों के बारे में, गहन यानी कि बेसिक कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं है, सामान्य अवधारणा है जिनकी सही नहीं है, जिनको समझ अच्छी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, तो उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी है, जिनको उनका एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता है, उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग कर दे। यानी कि बाकी बच्चों से, यानी कि जिन बच्चों को अच्छी समझ है उनको लिया जाए। यानी अच्छी समझ क्या है, जैसे कि अगर मान लो 1600 मीटर की रेस है तो सबसे अच्छा तरीका है, यूनिवर्सिटी में होता है कि जैसे मान लो 40% है तो जिस भी बच्चे के 40% से ज़्यादा आ गए सब पास है। यहाँ पर ये रहेगा भाई सब के आगे तो फिर क्या करेंगे, बच्चे तो कुछ ही लेने हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा जो आगे के, जैसे 1600 मीटर की रेस आगे के अगर 100 बच्चे लेने तो 100 को ले लेंगे, बाकी को बोलेंगे रहने देना, आप अगली बार आना। तो ये छटनी के में यही देखा जाता है कि जो कई लाख बच्चे उनमें से कुछ बच्चों को ऊपर वालों को अलग रख लिया जाता है कि ये बच्चे पेपर लिखेंगे और इनको हम डिटेल में अलग अलग एंगल पर इनसे बात करेंगे। जैसे इतिहास के बारे में बात करेंगे, राजनीति यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बात, अलग अलग। अब आमने सामने बात तो संभव नहीं है, इसलिए अगला पेपर रखा गया आपका मुख्य परीक्षा का, ताकि एक जानकारी हो बच्चे को अलग अलग डायमेंशन में। वो लिख कर बताएगा कि हमें इसके बारे में कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। तो उनका पेपर क्या होगा, यानी कि जिनको कुछ जानकारी है उनका पीटी पास करवा दिया, फिर उनको बोलेंगे अब आप लिख के दिखाइए। पीटी के नंबर इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि पता है ना वो तो छटनी का है, उनसे लिखवाएंगे। लिखवाने के बाद जिनकी लगेगी इनकी अच्छी जानकारी है, समझ जाए, तो मेंस परीक्षा के नंबर जुड़ते हैं, मुख्य परीक्षा के फाइनल पेपर में नंबर जुड़ेंगे। तो मुख्य परीक्षा के जब नंबर जोड़ेंगे तो यानी मेंस में जिन बच्चों को लगेगा, ऊपर के जो बच्चे हैं जिनका ये लगेगा हाँ ये ठीक ठाक है, ये ऑफिसर बनने लायक हैं, उनमें से यानी कि कई बच्चों के पीटी पास करवाएंगे, उनमें से कुछ जिनको ज़्यादा ये लगेगा ये ज़्यादा ऑफिसर बनने लायक है, यानी मेंस में ज़्यादा नंबर आए, उन कुछ बच्चों को छांट लेंगे। छांटने के बाद बोलेंगे अब आइए आमने सामने की बात करते हैं और देखते हैं कि जो आपने जो पढ़ा है, जो लिखा है वो ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आप उसके लिए कितने सूटेबल हैं। जब उनको लगेगा सूटेबल यानी कि ठीक ठाक नौकरी कर सकता है, अच्छे से नौकरी कर सकता है, तो उसको ज़्यादा नंबर देंगे। जब ये लगेगा भाई नहीं लग तो नहीं रहा है बच्चा,
कि बहुत अच्छे से नौकरी कर पाएगा, उसको थोड़े कम नंबर देंगे, वो फेल नहीं करेंगे। याद रखना, इंटरव्यू में फेल नहीं किया जाता है, बशर्ते आपने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला हो। फेल करने का है कि कम नंबर देना, ठीक ठाक एवरेज नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप ठीक ठाक बोल के आते हैं। वैसे भी आप मेंस पास करके गए हैं तो इतने आपकी समझ हो जाती है, इतना आप सीरियस भी होते हैं कि आप वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से बोले, ठीक ठाक नंबर उठा ले। तो यानी कि आपके मेंस और इंटरव्यू में भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा ज़्यादा नंबर, कम सूटेबल लगेगा कम। तो जो नंबर जुड़ेंगे मेंस के जुड़ जाएंगे और इंटरव्यू के जुड़ जाएंगे। यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ऐसे लिख देते हैं साक्षात्कार। आपको आयोग में ऐसे संक्षिप्त अक्षरों में नहीं लिखना है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर डिटेल में ही लिख देते हैं। यानी जो मुख्य परीक्षा है और जो आपके साक्षात्कार हैं, इन दोनों के नंबर जुड़ जाएंगे। इन दोनों के नंबर जोड़कर फिर वहाँ पर देखेंगे जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं उनको बोलेंगे ठीक है आप आ जाइए, आप सिलेक्टेड हैं। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, याद रखना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जिन बच्चों के अच्छे नंबर है उनको ये बताती है सरकार को कि देखिए इन बच्चों के अच्छे नंबर है, ये बच्चे सेलेक्ट होने लायक हैं, ऐसे करके सरकार को लिस्ट देगी। सरकार का क्या होगा, जो कार्मिक विभाग है उनमें से बच्चों को अलग अलग पोस्ट दी जाएगी। जिनके ज़्यादा नंबर उनको ज़्यादा उनकी मनमर्जी की पोस्ट मिलेगी, जिनके कम नंबर उनको कम मनमर्जी की उनको बची हुई पोस्ट मिलेंगे। ऐसे करके यूपीएससी का प्रोसेस चलता है। ये बेसिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ओरिएंटेशन क्लास नॉर्मली मैं ही करवाता हूँ, तो ये था आपका बेसिक सिलेबस के बारे में। तो ठीक है, आप हर चीज़ को आप डिटेल में नोट करते जाना। जो सराएंगे, ये मैंने एक आउटलाइन बताया है, जो सराएंगे वो आपको डिटेल में बताते जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे इतिहास है, जैसे रविंद्र मिश्रा सर आपको इतिहास करवाएंगे, बबीता मैडम है सोशियोलॉजी करवा देंगे, समाजशास्त्र करवाती हैं। इसके अलावा भूगोल हैं, राजेश सर हैं वो आपको भूगोल करवाएंगे। पॉलिटी वाला सेक्शन में ही करवाऊंगा आपको। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए अंकित सर है वो करवाते हैं। इसके अलावा रहता है, इसके अलावा पांडे सर वो करवाते हैं। यहाँ पर 2 सर हैं, ये आपका साइंस टेक्नोलॉजी सुनील सर आपको करवा देंगे। इसके अलावा जो सुरक्षा वाला एरिया सर हैं वो अमित सर हैं वो करवा देंगे। यानी कि अलग अलग टॉपिक अलग अलग सर करवाएंगे। सेम आपका एथिक्स से लेकर निबंध से लेकर सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने के लिए आएंगे। जैसे सी सेट है, सी सेट में आपके ठाकुर सर हैं, ये हैं रमेश ठाकुर सर है वो करवाएंगे। इसके अलावा आपका ये वाला एरिया रहेगा आपका, जो आपका मैथ वाला है, ये कंप्रिहेंशन है, वो भी आपको अलग अलग सर और अलग अलग मैडम, यानी कि अलग अलग व्यक्ति आपको अलग अलग एरिया करवाएंगे। आपका क्या काम है, अब आपका काम ये है कि जो भी पढ़ाया जाए उसके अच्छे से नोट्स बनाना। आप अच्छे से नोट्स बनाना। इसके अलावा आपको खूब सारे क्वेश्चन पूछते रहना, पढ़ के आना। जो भी बताया जाए उससे पहले आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कल क्या टॉपिक होगा, वो आपको घर से पढ़ के आना है। उस पर साथ साथ आपको करवाया जाएगा। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे साथ साथ आपको करवाते रहेंगे। यहाँ पर ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने एरिया में पॉलिटी के बारे में, ठीक है। ये ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, तो हमारा एरिया ये है। आपकी क्योंकि क्लास इससे शुरू हो रही है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, इस एरिया और इस एरिया के बारे में ये हैं। बाकी अलग अलग सर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था। सबसे पहले क्वेश्चन होता है पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, यानी कि राज व्यवस्था की, पॉलिटी होता है यानी एक सिंपल बोला जाए पॉलिटी का मतलब होता है हाउ टू रन ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम को कैसे चलाए। जब हम सिस्टम को चलाने की बात करते हैं तो वहीं से पॉलिटी का उदय होता है। सिस्टम बोलते हैं ना, सिस्टम बुरा हो गया, सिस्टम अच्छा है, पूरा सिस्टम ही सड़ गया है, आखिर पॉलिटी है क्या? तो उस सिस्टम को ही पॉलिटी बोलते हैं। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं पूरा संसार कैसे रन हो रहा है, संसार में अलग अलग देश कैसे रन कर रहे हैं। यानी सिंपल बोला जाए पॉलिटी यानी कि सिस्टम का एक सामान्य रूप देखा जाए तो यानी सरकार कैसे काम करती है तो वही पॉलिटी है। और सरकार कैसे काम करती है, सरकार में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जैसे
जैसे भारत की सरकार कैसे काम करती है, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की सरकार कैसे काम करती है, क्या भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार एक जैसे काम करती है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार और सिस्टम तो आज से हजारों साल पहले भी था, याद रखना। कैसे मौर्य साम्राज्य में राजा था तो उसके नीचे खूब सारे लोग भी तो काम करते थे, सिस्टम तो तब भी चल रहा था। ऐसा तो था नहीं कि एक दूसरे को जिसका मन किया जिसने जिसको मार दिया, नहीं। जो अगर बुरा करता था उसको दंड दिया जाता था। अंग्रेजों के समय भी सिस्टम था, पर वो सिस्टम तब के आज से कैसे अलग थे। और भारत का जो सरकार है, भारत का जो सिस्टम है, जो रन कर रहा है, वो आज का अमेरिका के सिस्टम से, फ्रांस में अलग तरह का है, वो कैसे अलग है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और वन बाय वन डिटेल में हम बात करेंगे। यानी कि पॉलिटी के बारे में हम आपको अगली क्लासों में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, आप लेकर आना, याद रखना। क्लास के साथ साथ आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। क्लास जो नोट्स होंगे, क्लास नोट्स यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको बुक्स मिलेंगी, यानी यहाँ से आपको मिलेंगी, यानी कि आपको क्या मिलेंगी, यहाँ से आपको पुस्तकें, यानी कि यहाँ से आपको मिलेंगी सारी जो किताबें हैं ना, जो पुस्तक है वो आपको यहाँ से मिलेंगी, याद रखना। इसको स्टडी मटेरियल भी बोला जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको साथ साथ नोट करना है, जो आपको किताब दी जाए उसको पढ़ना है, साथ में एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चनों का अभ्यास करना है। याद रखना, करंट अफेयर आपको हर रोज़ दिया जाता है, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, जो आपको दिया जाएगा। इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ना है तो फिर ये बोलते हैं बुक कलेक्टर बन जाओगे, नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है या डीसी बनना है। तो जितना आपको पढ़ाया जाए वो मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आपकी क्लासेज और मिलते हैं कल आपकी क्लास में, नई क्लास में। और ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें जो बोला गया वो, और साथ में ना देखो आपको एनसीईआरटी परचेज करना है, याद रखना। बाकी सारी चीज़ें आपको संस्थान से मिल जाएंगी, एनसीईआरटी आपको खुद परचेज करना, वो आप कर लेना। जहाँ से भी अगर आपका मन हो तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है।